गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजन, आपात उपबंध, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके लास्ट में सिर्फ हमें अमेंडमेंट पढ़ना रहेगा, संविधान संशोधन। उसके पहले हम पढ़ते हैं इमरजेंसी प्रोविजन, आपात उपबंध। इमरजेंसी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है 3 प्रकार की। नंबर 1 है वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न राष्ट्रीय आपात। आर्टिकल 352 से लेकर 355 तक। आज सिर्फ एक ही जो इमरजेंसी है वो अच्छा समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में 2 इमरजेंसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब इसे नेशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है, राष्ट्रीय आपात भी इसे कहा जाता है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि अपने इंडिया में नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है अभी तक, आज तक, आफ्टर फ्रीडम के बाद, 1947 के बाद। तो अब मैं आपको बताता हूँ नेशनल इमरजेंसी हमारे यहाँ अभी तक 3 बार लग चुकी है। वो कब कब लगी है वो देखिए आप। नंबर 1, चाइना अटैक इन इंडिया। जब चाइना ने हम पे अटैक किया था भारत पर, वो तारीख थी 26 अक्टूबर 1962। मतलब फर्स्ट इमरजेंसी हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी 1962 में लगाई गई थी, जिसे रिवोक किया गया जनवरी 1968 में। मतलब जिसे वापस लिया गया जनवरी 1968 में, फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी। सेकंड थी हमारी इंडिया पाक वार। इंडिया पाक का जब युद्ध हुआ था उस समय सेकंड इमरजेंसी हुई थी। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ताशकंद एग्रीमेंट किया था, ताशकंद समझौता हुआ था। और दुखद घटना यह थी उस समय की कि इसी एग्रीमेंट के दौरान उसकी डेथ हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री जी की। वो ताशकंद एग्रीमेंट आज भी बहुत याद रखा जाता है। वो हमारा सेकंड नेशनल इमरजेंसी का टाइम था। वो शुरू हुआ था अप्रैल 1965 से। सेकंड नेशनल इमरजेंसी जो ओपन हुई थी वो हुई थी अप्रैल 1965 से। इसको रिवोक किया गया था 3 दिसंबर 1971 को। मतलब 3 दिसंबर 1971 को ये वापस लेके गई थी। और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी वो हुई थी इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति के आधार पर। ये क्यों हुई थी? इसका मेन रीजन था 1975 में जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तो उनके चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। तो उस कारण से उन्होंने उस गुस्से का फायदा इस इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण नेशनल इमरजेंसी लगाई। क्योंकि उस समय यह प्रोविजन था कि सिर्फ प्रधानमंत्री लिखित में राष्ट्रपति को दे दे कि देश में इमरजेंसी लगाई जाए तो लग जाती थी। लेकिन उसी के बाद 44 अमेंडमेंट 1978 में यह क्लॉज आ गया कि अब केवल प्रधानमंत्री के परामर्श से नहीं, अब पूरी कैबिनेट यदि लिखित में देगी तो इमरजेंसी लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। ये उसके बाद हुआ था। यह उन्होंने मतलब एक तरह से इंदिरा गांधी जी ने अपने पद का दुरुपयोग किया और इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर जुलाई 1975 में इमरजेंसी हुई। इसको रिवोक किया गया 23 मार्च 1977 को। तो ये 3 नेशनल इमरजेंसी हमारे सामने है, जिससे कि आपको आगे के लिए, फ्यूचर के लिए ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं जो हमारा आर्टिकल 352 था, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। इसको 352 को हमें कुल 8 भागों में पढ़ना है, 8 पार्ट है इसके। तो आर्टिकल 352 सब क्लास 1 ये डिफाइन करता है कि जब राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को यह समाधान हो जाता है कि भारत में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति है या गंभीर आपात विद्यमान है, तो वो तुरंत पूरे भारत में या भारत के किसी भी राज्य में जहां पर कि ऐसा संकट विद्यमान है वहां पर वो आपात घोषणा जारी कर सकेगा। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। इसमें यह ट्विस्ट है कि 42 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा ये हमारे क्लास को अमेंड किया गया। पहले यह था पूरे भारत में, लेकिन फिर 42 अमेंडमेंट 1976 में यह आ गया कि पूरे भारत में नहीं, जिस राज्य में संकट विद्यमान है वहीं पे इमरजेंसी लगाई जाए, बाकी को फ्री कर दिया जाए। तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में 42 अमेंडमेंट और 44 अमेंडमेंट, ये दोनों अमेंडमेंट इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पूरा अमेंडमेंट का चैप्टर उठा के देख लो आप। तो मैक्सिमम अमेंडमेंट 42 में हुए और 44 में हुए। मतलब इन दोनों को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इतनी बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट जितने अमेंडमेंट हुए वो 42 और 44 में हुए। तो 42 में यह हुआ था कि संपूर्ण भारत में नहीं लगाई जाए, किसी भी राज्य में जहां पर की संकट है वहां पर इसको लगा दिया जाए। फिर एक एक्सप्लेनेशन भी हुआ था, स्पष्टीकरण भी हुआ था।
वो भी स्पष्ट अमेंडमेंट होके आया, वो आया 44 अमेंडमेंट 1978 से। वो क्या था? वो ये था कि गंभीर आपात की सिर्फ शंका होने पर ही पूर्वानुमान के हिसाब से लगा दी जाती है। ऐसा नहीं कि वास्तविक खतरा होगा। यदि मान लीजिए इमरजेंसी लगा दी खतरे को भांपते हुए, आगामी देखते हुए, तो वो सही है। ऐसा नहीं कि वास्तविक खतरा हो उसके बाद लगाई जाए। तो ये 44 अमेंडमेंट 1978 में हुआ था। तो ये 352 सब क्लास 1 हुआ। आर्टिकल 352 सब क्लास 2 ये कहता है, ये डिफाइन करता है कि ऐसी प्रोक्लेमेशन को, ऐसी उद्घोषणा को पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा, मतलब सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन द्वारा कभी भी परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब एक बार प्रेसिडेंट ने जारी कर दी, उसके बाद 352 सब क्लास 2 में वो इसको कैसे भी परिवर्तित चेंज कर सकता है। ये उसके विवेकाधीन शक्ति है। आर्टिकल 352 सब क्लास 2। आर्टिकल 352 सब क्लास 3 में यह बताया है कि राष्ट्रपति जब तक ये प्रोक्लेमेशन जारी नहीं करेगा, उद्घोषणा जारी नहीं करेगा, जब तक कि कैबिनेट का लिखित संसूचना नहीं आ जाए, मतलब पूरे कैबिनेट की जब तक राइट में स्टेटमेंट नहीं आ जाए। ये वही वाली चीज है। थर्ड, इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये दूर 1975 में हुआ था, उसके बाद ये अमेंडमेंट हुआ और अमेंडमेंट में यह तय हुआ। तो आर्टिकल 352 सब क्लास 3 में ये जोड़ दिया गया कि जब तक अब पूरी कैबिनेट रिटर्न स्टेटमेंट नहीं देगी कि हाँ लगाई जानी चाहिए इमरजेंसी, तब तक नहीं लगाई जाएगी। केवल प्रधानमंत्री के परामर्श का नहीं होगा। आर्टिकल 352 सब क्लास 3। आर्टिकल 352 सब क्लास 4 में यह डिफाइन किया गया है कि यह प्रोक्लेमेशन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा, हाउस ऑफ पीपल लोकसभा और राज्यसभा दोनों के समक्ष। अब मान लीजिए दोनों की ओर से इसका अनुमोदन नहीं किया गया, अप्रूवल नहीं किया गया उद्घोषणा का, तो वो 1 माह की अवधि के भीतर वापस खत्म हो जाएगी। अब इसमें एक प्रोवाइडेड डेट, परंतु बताया, परंतु क्या कि मान लीजिए हाउस ऑफ पीपल लोकसभा का विघटन हो गया या 1 माह की अवधि के अंदर विघटन हो गया और राज्यसभा द्वारा इसे पारित कर दिया गया, किसको? इस उद्घोषणा को। तो फिर यह होता है कि जब वापस से लोकसभा का उदय होगा या जब क्रिएट होगी, उसके 1 महीने के अंदर इनको वापस से वो वाला प्रोक्लेमेशन लागू करना पड़ेगा। आर्टिकल 352 सब क्लास 4। आर्टिकल 352 सब क्लास 5 में ये बताया है कि सब क्लास 4 में जो उद्घोषणा जारी की गई है, यदि वो दोनों सदनों के द्वारा पारित नहीं है तो वो 6 माह की अंदर खत्म कर दी जाएगी, खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 352 सब क्लास 6 में ये बताया है कि 4 और 5 में जो प्रोक्लेमेशन जारी किया गया है, जो उद्घोषणा जारी की गई है, उसको किसी भी तरह से, मतलब राष्ट्रपति के, मतलब किसी भी तरह से उसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कि कुल 2/3 सदस्यों के बहुमत से 2/3 सदस्यों की मेजोरिटी से ही उसको आपात उद्घोषणा को जारी रखा जाएगा। आर्टिकल 352 सब क्लास 7 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी समय इस उद्घोषणा को, प्रोक्लेमेशन को वापस ले सकेगा, किसी भी समय। और आर्टिकल 352 सब क्लास 8 में यह बताया गया है कि जब लोकसभा द्वारा इस उद्घोषणा को पारित कर दिया जाता है तो वो नंबर 1, जब लोकसभा सत्र में है तो उसके अध्यक्ष को, प्रेसिडेंट को, या वो सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को इस प्रोक्लेमेशन का नोटिस 14 डेज के अंदर, 14 दिन के अंदर दिया जाएगा कि हमने ये उद्घोषणा जारी कर दी है। 14 दिन के अंदर संसद को ये सूचना देनी होगी। तो ये आर्टिकल 352 सबसे बड़ा आर्टिकल था। 1 to 8 पार्ट, 1 से लेके 8 तक आपको इसमें पूरा डिफाइन करना है। आर्टिकल 352। आर्टिकल 353 क्या कहता है? इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, आपात उद्घोषणा का प्रभाव। जब 352 के पार्ट के अकॉर्डिंग इमरजेंसी लगा दी गई है तो अब आपात उद्घोषणा क्या प्रभाव रहेगा? तो सबसे नंबर 1 क्या इफेक्ट पड़ेगा कि राज्य के जितने भी कानून हैं वो सब अब सेंट्रल बनेंगे, मतलब राज्य सूची के जो विषय हैं, स्टेट के जो सब्जेक्ट मैटर है वो सब अब सेंट्रल के द्वारा होंगे। नंबर 1। नंबर 2 कानून ये बनाएगी। नंबर 2 निर्देश देने का पूरा काम अब सेंट्रलाइज होगा, सेंट्रल से होगा, अब राज्य का कुछ भी नहीं होगा। ये इमरजेंसी का प्रभाव होगा। आर्टिकल 353। आर्टिकल 354 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, मतलब जो आपका रेवेन्यू वाला जो पार्ट है, राजस्व का जो भाग है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें ये डिफाइन किया गया है कि प्रेसिडेंट द्वारा आर्टिकल 268 से 279 तक
जो वित्त विभाग वाला आर्टिकल दिया गया है रेवेन्यूज वाला, उसको राष्ट्रपति किसी भी तरह से सेंट्रलाइज हो जाएगा, केंद्र की पूरी शक्ति रहेगी। अब राज्य उसमें कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन वित्त उपबंध के बारे में कुछ भी नहीं कर सकेगा जब तक इमरजेंसी लागू है, जब तक। तो आर्टिकल 355 ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस चूंकि अब हटा दिया गया है, लेकिन आर्टिकल 355 में यह डिफाइन किया गया है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य ये ड्यूटी है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो नियम बनाए हैं उसी के अनुसार चले, वो उससे बाहर नहीं जा सकते। तो ये सिर्फ हमारी आज फर्स्ट इमरजेंसी हुई है आर्टिकल 352 से लेकर 355 तक। सेकंड है आर्टिकल 355 से 359 तक राष्ट्रपति शासन, और 360 है लास्ट में फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात। तो ये दो इमरजेंसी मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, जब अच्छे से पूरा डिफाइन करूँगा, आज इसको पूरा अच्छे से अपने नोट्स अपने शब्दों में तैयार कर लेना। मेन नेशनल इमरजेंसी और ऑटो पार्ट ये इतना सिर्फ तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि इनसे आगे सीजी और एडीपी में क्वेश्चन बनेंगे, प्लस आपके राइटिंग में जो नोट्स लिखा है ये वाली चीज़ पूरी आ जाए, जिससे कि हम अन्य बच्चों से डिफरेंट नहीं है। क्योंकि ये हर कोई नहीं देगा कि कब कब क्या लगा और कब वापस नहीं है, वो सीधा सीधा जो गाइड में देता है वो दे देते हैं, लेकिन हम यदि ये चीज़ देंगे तो उनसे हमारा मैटर कुछ डिफरेंट रहेगा। ओके, आगे आप में नोट्स में कुछ प्रॉब्लम आती है, इस टॉपिक पे कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसमें बात करते हैं। थैंक यू।